हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विला। आज हम इस वीडियो में फंडामेंटल राइट्स के राइट टू फ्रीडम सेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारे देश में हमेशा चर्चा का विषय रहता है कि हमारे देश में राइट टू फ्रीडम है कि नहीं, अभिव्यक्ति की आज़ादी है कि नहीं। आज इन सब मुद्दों पर हम प्रकाश डालेंगे। यह वीडियो सामान्य नागरिक से लेकर प्रतियोगी छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपके अधिकार जिन्हें आपको जानना अति आवश्यक है के बारे में बताता है। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। आशा करता हूं आप और आपके प्रियजन स्वस्थ होंगे। बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, भारतीय संविधान के पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स का वर्णन है, जो कि आर्टिकल 12 से 35 तक है। आर्टिकल 19 से 22 तक के आर्टिकल्स को हम राइट टू फ्रीडम कहते हैं। एक एक करके डिस्कस करते हैं। आर्टिकल 19 सभी नागरिकों को 6 अधिकारों की गारंटी देता है। पहला, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। नंबर 2, राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। नंबर 3, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन। नंबर 4, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। नंबर 5, राइट टू रिसाइड। नंबर 6, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। राज्य इन 6 अधिकारों पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी लगा सकता है। एक एक करके इनको हम डिस्कस करते हैं। पहला क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वाक एवं अभिव्यक्ति की आजादी। प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति की आजादी है। अभिव्यक्ति कई प्रकार से हो सकती हैं, सब बोल के, लिख के, प्रिंट माध्यम से जैसे कि न्यूज़पेपर, टेलीविजन, पेंटिंग, लिथोग्राफी एक्सेट्रा। अब ऐसा भी नहीं है कि आपका जो मन करे वो बोले। कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं, जैसे कि आप ऐसा कुछ न बोलें जिससे देश की सॉवरेनिटी, यूनिटी, सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी को खतरा हो, पब्लिक पीस भंग हो, मानहानि हो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो। नंबर 2, फ्रीडम ऑफ असेंबली। आपको धरना, मार्च, रैली पीसफुल तरीके से करने का अधिकार है, लेकिन स्ट्राइक करने का अधिकार नहीं है। तभी जब बैंक कर्मचारी स्ट्राइक करते हैं तो उन्हें उस दिन का पैसा नहीं मिलता। इसमें भी कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं जो फ्रीडम ऑफ असेंबली को रिस्ट्रिक्ट करता है। नंबर 3, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार है कि वह ग्रुप, एसोसिएशन, पॉलिटिकल पार्टी, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकता है। यहां भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आप एक आतंकवादी संगठन बनाएंगे और वहां पे आप उनको ट्रेनिंग करेंगे। हर जगह कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। नंबर 4, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट विद इन इंडिया। आप कहीं भी भारत में आ जा सकते हैं। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कर्फ्यू लगा है और आप उस टाइम घूमने निकल दिए। अब आपको एलएसी जाना है देखने के लिए कि भारत और चाइना क्लैश कहां हो रहा है, तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट अब अप्लाई कर सकती है। नंबर 5, फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस। देश में कहीं भी घर बना के रह सकते हैं। आपका जहां भी इच्छा हो वहां आप घर बना के रह सकते हैं, किसी आप दूसरे स्टेट में जहां पे आप रह रहे हैं वहां पे। लेकिन इसमें भी सरकार कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है, जैसे कि ट्राइबल एरियाज में उनको उनके कल्चर उनका सिक्योर रहे, नेशनल पार्क वगैरह में, बॉर्डर एरियाज में, हिली रीजन्स में, तो वहां पे कुछ रिस्ट्रिक्शन सरकार लगा सकती है। लेकिन आपको अधिकार है कि आप देश के किसी भी कोने में जाके बस सकते हैं कुछ रिस्ट्रिक्शंस के अलावा। एंड लास्ट, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। आप फ्री हैं, जो इच्छा है आप वह कार्य या व्यवसाय करिए। मान लीजिए आपको ट्रेन चलाने का मन है, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप ट्रेन खरीद के लाएंगे और घर पे चलाएंगे। इसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं। गवर्नमेंट की कुछ ऑक्यूपेशन में मोनोपोली हो सकती है। अब आपका आईएएस बनने का मन है तो आप यूपीएससी का परीक्षा पास करिए और आप आईएएस बनिए। अब इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि रिटायर हो गए हैं, अब रिटायर से आप सचिव से रिटायर हुए हैं, फिर आप सोच रहे हैं कि हम फिर सचिव बन जाएं, तो ये पॉसिबल नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। आर्टिकल 20 किसी भी अभियुक्त, अक्यूज्ड या दोषी करार व्यक्ति, चाहे वह सिटीजन हो या विदेशी नागरिक,
उसके विरुद्ध मनमाने और अतिरिक्त दंड से संरक्षण प्रदान करता है। सरल शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि आप अक्यूज्ड को सजा कैसे देंगे? सजा आप देंगे कन्विक्शन बाय लॉ के माध्यम से, ना कि आर्बिट्री कन्विक्शन से। किसी का गुनाह साबित करना है तो उसे लॉ के अकॉर्डिंग करेंगे, ना कि अपने मन से। मान लीजिए किसी ने मर्डर किया है तो अदालत में उस व्यक्ति के खिलाफ एविडेंस प्रूफ करें तब जाके उसे सजा मिलेगी, ना कि जज साहब के मन से। इस आर्टिकल में 3 प्रावधान हैं। नंबर 1, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। इसको समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपने 25 मई 2021 को चोरी की। सरकार ने 24 मई 2021 को चोरी की सजा जो पहले 10 साल थी उसे घटाकर 5 साल कर दी, तो आपको सजा दिनांक 24 मई के अकॉर्डिंग मिलेगी, ना कि उसके पहले की। यानी कि आपको सजा 10 साल की नहीं होगी, आपको सजा 5 साल की होगी। नंबर 2, नो डबल जियोपार्डी। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक सजा नहीं मिल सकता। मान लीजिए आपने मर्डर किया, आप 20 साल सजा काट कर आए हैं जेल से। अब जैसे आप बाहर निकलने लगे तभी जज साहब के दिमाग में आया इसको सजा थोड़ी कम मिली है, ऐसा करता हूं इसको इसी मर्डर में सजा 10 साल और बढ़ा देता हूं। जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको एक गुनाह के लिए सिर्फ एक ही बार सजा मिलेगी। अब यही सेम चीज फांसी केस में भी आता है। मान लीजिए कोई अपराधी है, उसको फांसी दी जा रही है। अगर वो फांसी में जब दी जा रही है, अगर वो फांसी में बच गया पहली बार में, तो उसे दोबारा फांसी नहीं दी जाएगी। नंबर 3, नो सेल्फ इंक्रिमेशन। किसी भी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा। इसी आर्टिकल से, इसी पॉइंट से व्यक्ति को राइट टू साइलेंस यानी कि मौन होने का अधिकार मिलता है। अगर आपने पाताल लोक वेब सीरीज देखी होगी, जब हथौड़ा त्यागी से जो इंस्पेक्टर रहता है हाथीराम चौधरी, उसे पूछता अपना नाम बताओ, तो मौन रहता है। आप उसको प्रेशराइज नहीं कर सकते कि अपना नाम बताए। उसका मन होगा बताएगा, उसका मन होगा नहीं बताएगा, क्योंकि यह उसका अधिकार है। लेकिन आप अपने ब्लड सैंपल, हेयर सैंपल या नार्को टेस्ट करवाने से मना नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 21 की, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट। इसी को हम क्या कहते हैं? बेडरॉक ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 21 क्या कहता है? किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। आर्टिकल 21 क्या प्रोवाइड करता है आपको? जीवन जीने का अधिकार, वो भी सम्मान सहित। उच्चतम न्यायालय ने इसके अंतर्गत कई राइट्स दिए हैं। पहला क्या है? सम्मान के साथ जीने का अधिकार, क्योंकि आप इंसान हैं, कोई निर्जीव वस्तु नहीं कि राज्य आपको जब चाहे गाली दे, भगा दे, ऐसा नहीं। आपको सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। नंबर 2, आजीविका का अधिकार। अच्छे से जीने के लिए कुछ काम करेंगे, कुछ काम करना पड़ेगा आपको, तभी आप अच्छे से जी पाएंगे। इसका मतलब जीवन निर्वहन करने के लिए आजीविका की आवश्यकता होगी। नंबर 3, निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी। राज्य आपके फोन कॉल्स, मैसेज, बहुत सारी गोपनीय जानकारी को पब्लिक नहीं कर सकती। जैसे राज्य सभी लोगों का आधार डिटेल पब्लिकली अवेलेबल नहीं करा सकती, क्योंकि यह आपके राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन होगा। नंबर 4, राइट टू शेल्टर, आश्रय का अधिकार। आपको अच्छे से जीवन बिताने के लिए आजीविका की आवश्यकता पड़ेगी, डिग्निटी की आवश्यकता पड़ेगी। और आपको ये सब कब मिलेगा? आपको डिग्निटी कब मिलेगी, आपको रिस्पेक्ट कब मिलेगा? जब आपके पास एक जॉब हो अच्छी, और क्या हो, आपके पास रहने के लिए घर हो। बारिश हो रही है, क्या आप भीगते रहेंगे? नहीं, आपके पास एक घर होना चाहिए, यानी कि राइट टू शेल्टर। नंबर 5 क्या है? स्वास्थ्य का अधिकार। उसके बाद निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार। मान लीजिए आप बहुत गरीब व्यक्ति हैं और आप
फंस गए हैं किसी भी केस में या आपने कोई अपराध कर दिया है, तो आप वकील नहीं कर सकते, तो राज्य आपको वकील मुहैया कराएगी जो आपका पक्ष अदालत में रखे। इसके बाद विदेश जाने का अधिकार, आपके पास पूरा अधिकार है कि आप विदेश जा सकते हैं। अगर आपने कोई अपराध ना किया हो तो आप विदेश जा सकते हैं। जो नियम कानून होते हैं, अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप फॉरेन जा सकते हैं, आप कोई नहीं रोकेगा। आर्टिकल 21 है, राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। यह प्रावधान 86वें संविधान संशोधन 2002 से लिया गया है, या 2002 में ये पारित किया गया, तब जाके ये प्रावधान बना। ये संविधान ये पहले से नहीं था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इसको अमेंड किया गया है। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि सरकार बेसिक एजुकेशन उपलब्ध कराएगी, ना कि हायर और प्रोफेशनल एजुकेशन। उम्मीद करते हैं कि आर्टिकल 21 आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं आर्टिकल 22 की। आर्टिकल 22 किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। ऐसा ही नहीं, राज्य जब चाहे पुलिस भेज के आपको गिरफ्तार कर लेगी, उसे बताना पड़ेगा कि वह आपको क्यों गिरफ्तार कर रही है। डिटेंशन या हिरासत दो प्रकार की होती है। पहला, प्यूनिटिव डिटेंशन, आपने अपराध कर दिया है तो कोर्ट प्रोसीजर्स या ट्रायल्स के दौरान आप हिरासत में रहेंगे, या आपका अपराध कोर्ट में साबित हो गया है, आप दोनों ही केस में जेल में रहेंगे। तो इस केस को हम क्या कहेंगे? प्यूनिटिव डिटेंशन, यानी कि आपने यहाँ पे कोई कांड कर दिया है तब जाके आप हिरासत में गए हैं। नंबर 2 क्या है? प्रिवेंटिव डिटेंशन, यदि सरकार को लगे कि कोई व्यक्ति देश की कानून व्यवस्था, शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है तो उसे सरकार बंदी बना सकती है। प्रिवेंटिव डिटेंशन, सरकार के हाथ में असामाजिक तत्वों और राष्ट्र विद्रोही तत्वों से निपटने का अधिकार है। साथ साथ इसका मिसयूज भी होता है। कई लोग इसका विरोध भी करते हैं कि डेमोक्रेटिक देश में ऐसे कानून की क्या जरूरत है। प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए सरकार ने संसद में कुछ लॉ बनाए हैं। पहला क्या है? प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980, टाडा, पोटा, और इस समय आप अक्सर देखते होंगे न्यूज में अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967। इसको समय समय पे अमेंड भी किया गया है कि सरकार इन लॉ के तहत जो देश में असामाजिक तत्व, सरकार के नजरिए में वो असामाजिक तत्व है, ना कि अपने नजरिए में, उनको हिरासत में सरकार रख लेती है मनमाने ढंग से। तो ये क्या है? प्रिवेंटिव डिटेंशन, यानी कि उसने कोई अपराध किया नहीं है, भविष्य में वो कर सकता है, ऐसा सरकार को लग रहा है। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।